सीरिया का गृहयुद्ध असद के शासन के अंत की कगार पर था, जिसने कई देशों की सरकारों को गिराने में अहम भूमिका निभाई। इस दौरान असद की गलतियां बरती गईं, और सवाल उठता है, क्या वह इस संकट से उबर पाएंगे? सीरिया की धार्मिक विविधता ने राजनीतिक संघर्ष को और गरमाया, जिससे सत्ता के लिए संघर्ष और भी घातक हो गया। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की खींचतान ने स्थिति को अत्यधिक जटिलता में धकेल दिया, और अब सोचिए, क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? हाफिज अल-असद ने 1970 में सत्ता पर कब्जा करके एक तानाशाही की नींव रची, जो अलवाइट समुदाय से थे। उनके शासन में कुछ आर्थिक सुधार देखने को मिले, लेकिन उन सुधारों के पीछे छिपा था एक क्रूर तानाशाह का चेहरा। क्या वह कभी अपने लोगों के लिए एक सच्चे नेता बन पाएंगे? बशर अल-असद को राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा, जिससे उनकी उम्र की सीमा घटाई गई। इस बदलाव ने उन्हें राष्ट्रपति बनने का अवसर दिया, और अब यह सवाल उठता है, क्या यह परिवर्तन सीरिया के लिए एक नई शुरुआत थी या एक और गलती? 2006 में गंभीर सूखे ने सीरिया को खाद्य आयात के लिए मजबूर किया, जिससे कीमतें आसमान छूने लगीं। इस स्थिति ने नागरिकों के जीवन को कठिन बना दिया, और यह हलचल अब और किस कदर बढ़ेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। ट्यूनीशिया में मोहम्मद बूअजीजी के आत्मदाह ने मध्य पूर्व में विरोध प्रदर्शनों की लहर को जन्म दिया। इससे अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई, जिसने कई तानाशाहों को सत्ता से बेदखल कर दिया। क्या सीरिया में भी यही कहानी दोहराई जाएगी? बशर अल-असद ने पहले कहा था कि सीरिया में ऐसे प्रदर्शनों की कोई संभावना नहीं है, लेकिन 2011 में देरा में बच्चों के विरोध ने स्थिति को मौलिक रूप से बदल दिया। अब प्रश्न यह है, क्या असद इस उथल-पुथल को रोक पाएंगे? सीरिया का संघर्ष अब धार्मिक टकराव में बदल गया है, जहां सुन्नी मुसलमान और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच जरपें हो रही है। ऐसे में, क्या शांति की कोई उम्मीद दिखाई देती है? अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने सीरिया के गृहयुद्ध में दखल दिया, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई। अमेरिका और रूस का समर्थन, क्या यह सीरिया के भविष्य को प्रभावित करेगा? असद ने खुद को बचाने के लिए जिहादी ताकतों के खिलाफ संघर्ष का दिखावा किया। ऐसा करते हुए, क्या उन्होंने विद्रोहियों को चरमपंथियों से जोड़ने की कोशिश की? यह एक खतरनाक खेल है। रासायनिक हथियारों का उपयोग युद्ध अपराधों की श्रेणी में आता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। लेकिन सीरिया में इनका बार-बार उपयोग किया गया है। क्या यह असद की बर्बरता का सबूत है? ईसिस के उदय ने स्थिति को और भी जटिल बना दिया, क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र खलीफत की स्थापना की और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार किया। इस भयावहता के बीच, क्या कोई उम्मीद बची है? सीरिया के कई शहरों के नष्ट होने से लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में भागने के लिए मजबूर हो गए। यह त्रासदी क्या एक नई पीढ़ी के भविष्य को भी अंधकार में डाल देगी? असद सरकार ने 2024 में पुनः विद्रोहियों पर हमला किया, जिससे विद्रोहियों ने पलटवार किया और अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। क्या यह एक नया अध्याय है, या अंत की शुरुआत? असद के भागने के बाद, सीरियाई लोग तानाशाही के खिलाफ अपनी जीत का जश्न मनाने लगे और राष्ट्रपति महल में तोड़फोड़ की। अब, क्या आजादी की इस नई सुबह की शुरुआत है? अल-जुलानी ने अपने चरमपंथी छवि को बदलने का प्रयास किया है, ताकि अल्पसंख्यकों का समर्थन प्राप्त कर सके। क्या यह एक चालाक रणनीति है, या कहीं और गहराई में छिपा कोई अन्य उद्देश्य? सीरिया का राजनीतिक इतिहास यह बताता है कि तानाशाही अंततः उसी तरह ढहती है, जैसे एक कार्ड का घर। क्या यह एक शाश्वत सत्य है? तानाशाहों की गलत निर्णय लेने की प्रवृत्ति उनके चारों ओर के लोगों की प्रशंसा में छिपी होती है। क्या यह उनकी पतन की ओर एक और संकेत है?